आराम की सांस कब ले पाएगी दिल? यमुना कब तक साफ हो जाएगी? अभी दिवाली आने वाली है, पटाखों को लेके क्या कुछ प्लानिंग है? क्योंकि देखिए बैन तो किए जाते हैं लेकिन फोड़ते लोग तब भी है। सरकार योजनाएं तो लाती है लेकिन कई बारी अवेयरनेस जो होती है वो कम होती है, ये क्या है? नमस्कार, पंजाब केसरी नवोदय टाइम के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। अभी हमारी मौजूदगी दिल्ली में है और दिल्ली की जब बात होती है तो कई तरह की बातें होती है। दिल वालों की दिल्ली जितना सभी को अपनाती है उतना ही दिल्ली का प्रदूषण डराता भी है। कई सरकारें आई है, कई सरकारें गई हैं, लेकिन दिल्ली में जो प्रदूषण की स्थिति थी वो दिल्ली वासियों के लिए चिंताजनक जरूर रही है। अब आम आदमी पार्टी की जब सरकार आई तो उनका ये दावा था कि वो दिल्ली को प्रदूषण मुक्त कर देंगे। उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी मौजूद है। उनसे बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम के इस प्लेटफॉर्म पे। शुरुआत करते हुए दिल्ली में प्रदूषण की अभी स्थिति क्या है? जो आपने अपना एम रखा है प्रदूषण मुक्त दिल्ली का, उसमें आप कितने कामयाब हो गए हैं और मंजिल अभी कितनी और दूर नजर आती है? देखिए, दिल्ली के अंदर प्रदूषण के खिलाफ जो लड़ाई है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पूरी दिल्ली मिलके लड़ रही है जी। क्योंकि प्रदूषण को पैदा करने वाले हम सब लोग हैं। इसीलिए जब तक सब लोग सहभागी नहीं बनेंगे इसका समाधान नहीं हो सकता है। हमें इस बात की खुशी है कि 2014 के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई और सरकार ने जिस तरह से लोगों के साथ मिल करके युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध शुरू किया, उसमें काफ़ी सकारात्मक परिणाम आने लगे हैं। अगर हम आंकड़ों को देखें तो प्रदूषण को PM10 और PM2.5 के रूप में मापा जाता है। 2014 के बाद से हमारी सरकार बनी और आज की डेट तक लगभग PM10 में 42% की कमी आई है। PM2.5 में एवरेज पूरे साल का जब हमने निकाला है तो 46% की कमी आई है जी। जो निश्चित रूप से दिल्ली के लोगों के लिए बहुत ही राहत भरी खबर है और इस बात का वो भरोसा भी दिलाती है कि अगर हम सब लोग मिल करके और कमर कसें तो दिल्ली को और प्रदूषण मुक्त किया जा सकता है। उस पे काम तो आपकी तरफ से लगातार किया जा रहा है। दिल्ली में जो प्रदूषण की स्थिति थी वो काफी भयावह थी। मुख्य कारण आपको क्या लगते हैं कि किन वजहों से प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ रहा था और उन पर काम किस तरह से चल रहा है? देखिए, दिल्ली के अंदर के प्रदूषण को दो हिस्से में देखा जाता है। एक है अक्टूबर नवंबर का प्रदूषण, सर्दियों का प्रदूषण, और दूसरा है बाकी 10 महीनों का प्रदूषण। अगर आप दिल्ली के अंदर अगर आप देखें तो एक हफ्ते पहले 45 AQI था दिल्ली का, एयर क्वालिटी इंडेक्स 45 थी, लेकिन यही नवंबर के पहले हफ्ते तक जाते जाते 450 हो जाती है। तो ये दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण का स्तर होता है वो फ्लैक्चुएट करता रहता है। लेकिन मैंने जो आपको बताया कि पूरे साल का एवरेज जब हम ले रहे हैं तो दिल्ली में अच्छे दिन बढ़ रहे हैं, जो बैड डे हैं वो कम हो रहे हैं। पिछले अगर साल को हम देखें तो नवंबर दिसंबर के दौरान जो सबसे सीवियर डेज हुआ करते थे हमारी सरकार बनने से पहले, वो 36 दिन होते थे, 36 डेज। वो धीरे धीरे कम होते होते पिछले साल के वो 6 डेज थे। तो लगातार उसमें जो है वो सुधार हो रहा है। लेकिन दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है इसका दो हिस्सा है, एक दिल्ली के अंदर का, दूसरा है दिल्ली के बाहर का। चूंकि हवाओं में बाउंड्रीज नहीं है, वहाँ अभी कोई राज्य कायम नहीं हुआ है, तो इसलिए पूरे उत्तर भारत में कहते हैं कि 250 किलोमीटर का जो एयर सेट है, अगर कहीं भी कोई पोल्यूटेड घटनाक्रम होता है उसका इम्पैक्ट पूरे एयर सेट पे होता है। पराली की आप बात कर रहे हैं? पराली का भी हो, चाहे कंस्ट्रक्शन का हो, चाहे वो ईंट भट्ठों का हो, चाहे वो डीजल की गाड़ियों का हो। तो अगर मुख्य स्रोत अगर हम देखें इन दो हिस्सों के पोल्यूशन का, उसमें मेजर जो रोल प्ले करते हैं वो गाड़ियों का पोल्यूशन, दूसरा डस्ट का पोल्यूशन, धूल प्रदूषण, और तीसरा है बायोमास बर्निंग, यानी जो पराली जलती है, जगह जगह कूड़े जलते हैं, अलग अलग तरह से जो गैसेज निकलती हैं, उनका इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है। दिल्ली के अंदर जैसे आप देखो, दिल्ली में पहले CNG बसें चलती थी, अब हम इलेक्ट्रिक बसें लेकर आ गए। लेकिन अब हमारे आनंद विहार में चारों तरफ से राज्यों से जितनी बसें आती हैं सब अभी डीजल की हैं।
अब वो तो धुआं वही छोड़ रही हैं, वही पोल्यूशन, 3 पीढ़ी पीछे हो गए ना। डीजल, डीजल के बाद सीएनजी, सीएनजी के बाद इलेक्ट्रिक। अब दिल्ली इलेक्ट्रिक पे आ गई, लेकिन वो अभी डीजल पे चल रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो है, ये भी जरा आप समझाइए दर्शकों को, क्योंकि सरकार योजनाएं तो लाती है, लेकिन कई बार अवेयरनेस जो होती है वो कम होती है। ये क्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, आप क्यों इसको लेकर आए, और इस पे रिस्पांस कैसा मिल रहा है अभी आपको, कितना कारगर साबित होता नजर आ रहा देखिए, है? जैसा मैंने कहा कि दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है उसमें एक मेजर फैक्टर है गाड़ियों के पोल्यूशन का। गाड़ियों से पोल्यूशन कैसे होता है? गाड़ियों में जब हम उसे डीजल से, पेट्रोल से जब हम चलाते हैं तो उससे धुआं निकलता है, और धुएं के अंदर ये पोल्यूशन के जो होते हैं पार्टिकल मौजूद होते हैं, जो सांसों के माध्यम से हमारे अंदर जाते हैं और हमारे लंग्स को जो है इफेक्ट करते हैं, हमारी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। तो इसको कैसे कम किया जाए? इसको कम करने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रचार दिल्ली के अंदर शुरू किया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी और प्राइवेट गाड़ियों में भी। हमें इस बात की खुशी है कि दिल्ली के अंदर आज जो नई गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, 17% अब गाड़ियां जो है लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद रहे हैं प्राइवेट गाड़ियों में, सरकारी नहीं, प्राइवेट तो गाड़ियों मतलब में। अवेयरनेस हो रही तो अवेयरनेस है। बढ़ रही है। ओके। उसके लिए जगह जगह चार्जिंग स्टेशंस लगाए जा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी लोगों की चिंता यही है कि अगर हम इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदें तो चार्ज कहाँ होगा। तो चार्जिंग स्टेशंस तेजी के साथ बढ़ाए जा रहे हैं, गाड़ियां लेने पर सब्सिडी दी जा रही हैं, तो जिससे कि नई गाड़ियों को लें, उसे उसका परिणाम क्या है? एक तो जो फ्यूल पोल्यूशन था बर्निंग से, जो धुआं निकल रहा था, उससे दिल्ली को राहत मिल रही है, और उस राहत का परिणाम यह है कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण का स्तर लगातार कम हो रहा है। और मुझे भरोसा है कि जिस तरह से लोग, खासतौर से जो नई पीढ़ी है जी, नई पीढ़ी के अंदर एक नए तरह का चिंतन, एक सोच पैदा हो रही है कि हमें अब दिल्ली के पोल्यूशन का कंट्रीब्यूटर नहीं बनना है, पोल्यूशन कम करने वाला बनना है। वो कंट्रीब्यूशन आपको नजर आ रहा है? कितना नजर आ रहा है? नहीं, public निश्चित की रूप तरफ से आ रहा है। मैंने कहा कि वो कंट्रीब्यूशन नजर इसीलिए आ रहा है कि अगर 17% नई गाड़ियां ले रही हैं, नई गाड़ियां आमतौर पर यंग पीढ़ी लेती है। हर परिवार में जो गाड़ी खरीदने के लिए जो माँ गार्जियंस को प्रेस करने वाले होते हैं वो यंगस्टर होते हैं। अगर यंगस्टर्स की चॉइस अगर इलेक्ट्रिक वाहन बन रहा है तो उसका इम्पैक्ट तो दिख रहा है। अभी दिवाली आने वाली है, और दिवाली के टाइम पे तो दिल्ली में क्या स्थिति होती है वो सब लोग देखते हैं। उसको लेके अभी क्या प्लानिंग है आपकी? पटाखों को लेके क्या कुछ प्लानिंग है? क्योंकि देखिए बैन तो किए जाते हैं, लेकिन फोड़ते लोग तब भी है। देखिए, निश्चित रूप से चूंकि एक लंबे समय से हमारे यहाँ जब आदिकाल में दिवाली की शुरुआत हुई तो इस त्योहार का नाम ही रखा गया दीपावली। दीपावली मतलब ही क्या था? दियों का त्योहार। बिल्कुल। उस समय गांव में लोगों को जो है वो मिट्टी के दिए बनते थे, हाँ, उसमें सरसों का तेल और बाती लगा करके, और घर घर कोने कोने में वो दिया लगाए जाते थे। वो धीरे धीरे कालांतर में उसमें जो है पटाखे उसके उत्साह में वो जुड़े, और लेकिन अब वो एक आदत बनी हुई है लंबे समय से। तो धीरे धीरे दिया से जो है वो दीपावली पटाखों पर शिफ्ट हो गई, और वो हमारे सब कॉन्शियस में बैठी हुई है। लेकिन अब पटाखों से दियों पे वापस शिफ्ट होना है, वो कितनी बड़ी चुनौती है? मेरे ख्याल से देखिए, बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। धीरे धीरे लोगों की सोच में परिवर्तन हो रहा है। धीरे धीरे अगर हम देखें तो 2 साल पहले जो स्थिति थी, अब सामान्य तौर पर अगर कोई पटाखे जला रहा है तो कोई ना कोई या तो घर में या पड़ोस में या कोई चलता हुआ व्यक्ति ये बात जरूर कहता है कि भाई दिया जला लो, क्यों लोगों की जान लेने पे तुले हो। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अब एक बात लोगों ने शुरू कर दिया है, और हमने ये देखा है कि धीरे धीरे खासतौर से जो यंग पीढ़ी है, क्योंकि पटाखों की जो जिद है ना वो पहले बच्चों की थी, बिल्कुल, अब बच्चों के अंदर सेंसिटिविटी ज्यादा आ रही है, क्योंकि उनको लगता है कि हमें आगे अभी जिंदगी जीनी है, और अगर दिल्ली जीने लायक अगर यहाँ की हवा नहीं रही तो फिर दिल्ली छोड़ के जाना पड़ेगा जी, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। आज बहुत सारे डॉक्टर्स जो है मतलब इस बात को रेफर करते हैं कि अगर नया बच्चा है तो उसको अभी शहर से बाहर रखो, क्योंकि उसकी प्रतिरोधक क्षमता कम है। तो हम कैसा दिल्ली बनाना चाहते हैं, ये हमारी दिल्ली है, हमें यहाँ जीना है, और सांसों के बगैर तो कोई नहीं जी सकता है। बिल्कुल, सांसें तो चाहिए,
चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, क्षेत्र का हो, भाषा को सांसें तो चाहिए। तो सांसों को बेहतर बनाने के लिए मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम सबको ये प्रयास करने की ज़रूरत है कि जैसे दीपावली अगर दियों का त्यौहार है तो धूमधाम से दीपावली मनाया जाए, दिए जलाए जाएं, पटाखे नहीं, लोगों की ज़िंदगी बचाई जाए। त्यौहार हमारी खुशियां बढ़ाने के लिए है। अगर वो उस त्योहार में किसी वजह से किसी की ज़िंदगी पर खतरा है तो मुझे लगता है कि नई परिस्थितियों में हम सबको ये जिम्मेदारी लेने की वो जरूरत है। मंजिल अभी आपको कितनी दूर लगती है? आराम की सांस कब ले पाएगी दिल्ली? नहीं, मेरे ख्याल से लगभग हम आधे रास्ते के करीब अब पहुंच रहे हैं। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे जिस तरह से जागरूकता बढ़ रही है, दिल्ली उस लक्ष्य को जल्द ही हासिल करेगी। समर एक्शन प्लान बनता है, विंटर एक्शन प्लान बनता है। विंटर एक्शन प्लान पे पहले हम बात कर लेते हैं क्योंकि वो अब आने ही वाला है कुछ टाइम में। अब सारा वो भी आ जाएगा पूरा प्रोटोकॉल कि किस तरीके से आगे विंटर्स में सरकार काम करने वाली है। क्या होगा विंटर एक्शन प्लान इस साल के लिए? देखिए, विंटर एक्शन प्लान में अभी हमने दिल्ली के अंदर और नेशनल इंटरनेशनल जो इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं उनकी अभी हमने एक एक्सपर्ट मीट की थी। उन्होंने कई सारे सुझाव दिए कि हम लोग इमरजेंसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। उसके बाद अभी हमने सभी दिल्ली के 28 डिपार्टमेंट्स, अलग अलग विभागों की ज्वाइंट मीटिंग अभी हमने की। उसमें 15 पॉइंट मुख्य तौर पर उभर करके आए कि इस पे हमें इस बार फोकस करने की ज़रूरत है। अलग अलग कामों की जिम्मेदारी अलग अलग डिपार्टमेंट को दी गई है और वो 25 तारीख तक अपना डिटेल एक्शन प्लान वो लोग बना रहे हैं। 25 तारीख को इन्वायरमेंट विभाग को सौंपेंगे जी। उसके बाद डिपार्टमेंट हम लोग तैयार करके मुख्यमंत्री जी के सामने प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद जो भी एक्शन प्लान्स के रोड मैप डिपार्टमेंट से आ रहे हैं उस पर फिर मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार काम शुरू करेंगे। समर एक्शन प्लान जो आपका था वो किस तरीके से उसमें काम किया गया था, उसका रिस्पांस कैसा मिला है? देखो, समर एक्शन प्लान में दो चीज़ों को हम देखते हैं। क्योंकि सर्दियों में तो एक इमरजेंसी सिचुएशन बनती है तो इसमें ज़्यादा इमरजेंसी मेजर्स होते हैं। समर एक्शन प्लान में हम फोकस लॉन्ग टर्म जो वर्क है उस पर करते हैं। जैसे खास तौर से वृक्षारोपण जो होता है वो गर्मियों के तुरंत बाद बारिश शुरू होते वो शुरू हो जाता है और अभी तक चल रहा था। पूरे दिल्ली में हमने वन महोत्सव किया, सभी अलग अलग क्षेत्रों में, लोकसभाओं में हुआ, विधानसभाओं में हुआ और हमने इस साल 52 लाख जो है वो पौधे लगाने का लक्ष्य रखा हुआ है। उसमें लगभग 70% हमने इस समर एक्शन प्लान में कंप्लीट कर लिया। तो अब ये क्या है कि जो ग्रीन बेल्ट है, अगर हम देखें दिल्ली के प्रदूषण को कम करने में, एक तरफ इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी और दूसरी तरफ ग्रीन बेल्ट, क्योंकि जो पोल्यूशन हम सब पैदा करते हैं वो नेचुरल एयर प्यूरिफायर हमारा ग्रीन बेल्ट है, जो उसको अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। वो विष को पीने की क्षमता उसी के अंदर है। तो दिल्ली के अंदर हमारे सरकार की कोशिश है कि कैसे डेवलपमेंट के साथ ग्रीन बेल्ट को दिल्ली के बढ़ाया जाए जी। उसके लिए हमने इस पिछला जब चुनाव हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली के लोगों से 10 गारंटी दी थी। उसमें से एक गारंटी ये भी थी कि 5 साल में 2 करोड़ पौधे लगाएंगे। हमें इस बात की खुशी है कि पिछले 3 सालों में हमने लगभग 1 करोड़ 18 लाख पौधे लगा दिए जी। इस साल 52 लाख हमारा टारगेट है, जिसमें 70% हमने पूरा कर लिया है। अगले साल के लिए केवल 30 लाख बचेगा और मुझे उम्मीद है कि हम उससे भी ज़्यादा करेंगे और 2 करोड़ जो पौधे लगाने का लक्ष्य है उसको हम हासिल करेंगे। यमुना कब तक साफ हो जाएगी? यमुना को लेकर के भी लगातार काम हो रहा है और ख़ास तौर से अभी जो फोकस हो रहा है कि STPs पे फोकस हो रहा है। जो घरों से जो गंदा पानी निकलता है तो सीवर कनेक्शन पे फोकस हो रहा है और जो कनेक्शंस के माध्यम से उस गंदे पानी को जो नालों में आते हैं और नालों से फिर जमुना में आते हैं, तो उन नालों को STP से जोड़ा जा रहा है जिससे कि यमुना के अंदर जो है वो ट्रीटेड पानी ही जाए और मुझे लगता है उस पर काफ़ी बड़े पैमाने पे जल बोर्ड काम कर रहा है। मुझे लगता है कि आगामी दिनों में उसका सकारात्मक परिणाम दिखेगा। ठीक है। अंत में कैसी दिल्ली आपको मिली थी और कैसी दिल्ली अभी आपने बना दी है, एक आकलन अगर आपको करना हो तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, अगर मोटा मोटा अगर हम आकलन करना चाहें तो
दिल्ली जब हमें मिली थी तो यहाँ पर पूरे साल का जो एवरेज था PM10 वो 350 हुआ करता था। आज आप समझो कि धीरे धीरे घटते 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 आज अगर 42% कम हुआ है तो निश्चित रूप से ये एक सकारात्मक संदेश है और हमें लग रहा है कि शहर के अंदर, दिल्ली में रहने वाले लोगों के अंदर एक सकारात्मक सोच पैदा हुई है। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिस तरह से हम सब मिल करके सामूहिक प्रयास कर रहे हैं जी। अपने अपने स्तर पे अगर अपने प्रयासों को तेज कर दें, उसका दो हिस्सा है। एक, जो आपके जिस काम से पोल्यूशन फैलता है उसको थोड़ा कम करें और जिससे पोल्यूशन कम होता है उसको थोड़ा सा बढ़ा दें। जैसे हम सब लोग दिल्ली शहर में गाड़ी से चलते हैं, गाड़ी से चलते हैं, जरूरी है, बिल्कुल, आप भी गाड़ी से ही आए होंगे, लेकिन एक दिन में हर व्यक्ति दिल्ली वाला लगभग 10 से 12 आते जाते 15 तक चौराहों को क्रॉस करता है। रेड लाइट पड़ती है, हर रेड लाइट पे वो अपना इंजन चालू रखता है। 2 मिनट की रेड लाइट होती है, लगभग आधे घंटा बेवजह, उसका कोई पैसा भी, बिल्कुल बिल्कुल बेवजह वो जो है अपना ऑन और पेट्रोल जलाता रहता है। जलाते रहते हैं। मुझे लगता है कि सारे दिल्ली वाले ये जो पोल्यूशन हम जो फैलाते हैं, आप समझो कि अगर दिल्ली में जितनी गाड़ियां हैं, अगर ये आधे घंटे का भी अगर हम बचाते हैं तो ये क्या हुआ, प्रदूषण पैदा करने वाला जो हमारा जो कंट्रीब्यूशन था उसको कम कर दिया। अवेयरनेस भी इसको लेकर निश्चित रूप से इसका अवेयरनेस हम करते हैं, लेकिन ये कल्चर में लाने की जरूरत है। बिल्कुल। ऑड इवन को और कितना कल्चर में लाया जाएगा? देखिए, ऑड इवन इज इमरजेंसी मेजर, ठीक है ना। जब हमने ऑड इवन दिल्ली में लागू किया था, स्थितियां बहुत ही खतरनाक थी। बिल्कुल। और अब स्थितियां लगातार सुधार की तरफ बढ़ रही हैं। इमरजेंसी अगर सिचुएशन बनती है तो सरकार उन निर्णयों की तरफ बढ़ेगी, लेकिन अगर सकारात्मक परिणाम रहते हैं तो ऑड इवन की जरूरत महसूस नहीं होती है। इस साल नहीं महसूस हो रही है कि ऑड इवन लगता है? मेरे ख्याल से अभी तक सकारात्मक परिणाम है। अभी तक अगर कुछ आता है तो फिर हम एक्सपर्ट से इस दौरान सब टच में रहते हैं और उसके अनुसार ही हम निर्णय लेते हैं। मेरा बस इतना ही कहना है कि सरकार हर स्तर पे, चाहे तात्कालिक योजना हो, चाहे दीर्घकालिक योजना हो, चाहे टेक्नोलॉजी का हो, चाहे अवेयरनेस का है, युद्ध स्तर पे हम काम कर रहे हैं। हम दिल्ली के सभी लोगों से यही कहना चाहते हैं, जिंदगी हमारी है, सांसें हमारी हैं, बस एक बात का ध्यान रखो, आप कैसे इस पोल्यूशन को कम कर सकते हो, अपना कंट्रीब्यूशन आप किस तरीके से उसमें दे सकते हो, ये जरूर देना होगा। गोपाल जी, बहुत शुक्रिया आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम के इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।